सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, जिसमें हमने सबसे पहले टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। टोटल कॉस्ट के तीन कंपोनेंट्स देखे थे, टोटल कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसी सीक्वेंस में अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में कि शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और फिर हम देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिर ओवरऑल एवरेज कॉस्ट को समझेंगे। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटपुट्स दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग। तो अब इसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेबल क्या कह रहा है। तो टेबल में हमारे पास आउटपुट वी कैन सी जो इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट वी नो, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाया जाएगा। और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम डिराइव किससे करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से करते हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जैसे जैसे आप आउटपुट के बढ़ते नंबर से डिवाइड करते जाओगे आपके पास एक यूनिट का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो अगर इस नंबर को जो कांस्टेंट है इसको हम डिवाइड करते जाएंगे आउटपुट से जो कि बढ़ रही है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा बनाई जाएगी। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर कम हो रही है। ऑल्सो वी कैन सी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले बहुत तेजी से गिरती है स्टार्टिंग में, और लेटर ऑन ये धीरे 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 कम होती रहती है। ठीक है, तो अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में वी कैन सी दैट आउटपुट इज इंक्रीजिंग एज वी मूविंग फॉरवर्ड, और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो रही है जैसे जैसे आउटपुट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत तेजी से गिरी और 10 से सीधा 5 हो गई, और उसके बाद ये धीरे 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 कम होती रहेगी। एंड वी कैन ऑल्सो say that it can never touch the x axis because of the obvious reasons, because हमें पता है कि किसी नंबर को कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड करो it can never turn zero, so it can never touch x axis। तो ये जो शेप हम देख रहे हैं दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इससे हमने समझा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे बिहेव करती है। सबसे पहले ये थ्रू आउट तो कम होगी, सबसे पहले बहुत तेजी से कम होगी, फिर धीरे धीरे ये कम होती रहेगी जैसे जैसे आउटपुट को हम बढ़ाते जाएंगे, और जो शेप कर्व को मिलेगी दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस वाज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटपुट द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट को अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम टेबल की ओर ध्यान देते हैं। तो टेबल में सबसे पहले क्या हो रहा है, यूनिट ऑफ आउटपुट में आउटपुट्स आर इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बढ़ती है जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ रही है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग विद द कांस्टेंट रेट। ठीक है, यही एक मेन हाईलाइट है जिससे हमें ये समझ आएगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डीपली एनालाइज करना है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें ये तो पता लग गया कि इट इज नॉट इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट। तो कैसे, तो सबसे पहले इट इज इंक्रीजिंग विद द डिमिनिशिंग रेट, then it becomes constant and then it increase with the increasing rate।
ठीक है, कांस्टेंट रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट से। तो क्या ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं है? वी नो दैट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं, उनको जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर हमें कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं और फिर हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं प्रोडक्ट के। तो ये उसका ही एक डिस्गाइज वर्जन है। इसमें कॉस्ट जो है सबसे पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट रेट से और फिर इंक्रीजिंग रेट से, because we know that the cost is opposite of total cost is opposite of product। तो this is because of law of variable proportion। तो यही चीज को अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फर्स्टली डिक्रीजिंग and then after reaching its minimum point it starts increasing because of total variable cost। क्योंकि ये जहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी ये भी इंक्रीज करने लग जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट तो ये डिक्रीज करने लग जाएगी। सो दिस इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर समझना है तो यू जस्ट हैव टू एनालाइज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ में क्या हो रहा है, सबसे पहले आउटपुट बढ़ रही है। जब आउटपुट बढ़ रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले कम हो रही है, फिर हैविंग रीच्ड इट्स मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो दैट इज द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ यू शेप्ड कर्व। सो अगर एग्जाम में आ जाए कि what is the shape of average variable cost, so that shape is u shaped curve और this is the nature। और हमें रीजन भी पता लग गया कि ये u shaped curve क्यों है, this is because of law of variable proportion। so that was all about average variable cost। so अब एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो टोटल एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी टोटल कॉस्ट लग रही है, दैट इज आवर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के अगर फॉर्मूले की बात करें तो वी हैव टू फॉर्मूलाज। एक तो है कि दिस इज द एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें बाय द नंबर ऑफ आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फर्म देन वी विल आल्सो गेट एवरेज कॉस्ट। तो डेफिनेशन से हमें पता लगा कि एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के पीछे कितने पैसे लग रहे हैं, दैट इज द एवरेज कॉस्ट। तो अब हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे कि इसका जो ये ग्राफ का नेचर है, व्हाई दिस इज सो। सबसे पहले टेबल, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रही है हमारे पास एक तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और आउटपुट के बढ़ने से ये दो कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं इनको हम कवर कर चुके हैं। तो इसी से ही हम डिराइव करेंगे इन दोनों कंपोनेंट से एवरेज कॉस्ट। हमें अभी देखा फॉर्मूला में कि इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलती है, एवरेज कॉस्ट मिलती है। तो एवरेज कॉस्ट में सबसे पहले इट इज डिक्रीजिंग एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट, और उसके बाद ये इंक्रीज करने लगती है। ऐसा नेचर हम पहले भी देख चुके हैं किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और सेम इज द डायग्राम, सेम इज द ग्राफ। ग्राफ में देखो क्या है, जिसका कर्व है दैट इज यू शेप्ड कर्व, दैट इज यू शेप्ड कर्व। तो ये जो यू शेप्ड कर्व है ये हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखा था। तो दिस इज अ सिमिलर थिंग। तो हमारा मेन फोकस जो है अब वो रहेगा कि यू शेप्ड कर्व तो है, इसका नेचर ऐसा है कि ये सबसे पहले डिक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर इंक्रीज करने लगती है। बट व्हाई इट इज सो, व्हाई इट इज सो? तो देयर आर टू रीजंस बिहाइंड इट, देयर आर टू एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड इट। ओके, हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की ओर ध्यान दें कि इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण इसका ऐसा नेचर है। तो इंटरेक्शन में क्या हो रहा है देखो,
हमें पता है कि जैसे जैसे आउटपुट को इंक्रीज किया जा रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनिशियली स्टार्ट फॉलिंग, और सेम इज द केस विद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ही फॉल करने लग गई। ओके, तो इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंटली एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज करने लग गई। वी कैन अंडरस्टैंड इट कि अगर इसके दोनों कंपोनेंट जिससे मिलके बनी है, अगर वो दोनों इनिशियली फॉल कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट भी फॉल करेगी। सो एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग फर्स्ट। ओके, उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हैविंग रीच्ड देयर मिनिमम पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बट ये स्टिल डिक्रीज करने लग जाएगी, ये स्टिल डिक्रीज ही करती रहेगी। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले बहुत तेजी से गिरेगी और फिर धीरे 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 कम होती रहेगी। तो सबसे पहले बहुत तेजी से गिरेगी। तो जब हमें इससे ये पता लगता है कि लास्ट में ये धीरे 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 कम होती है, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा रेट पर गिरने लग जाती है, सॉरी इंक्रीज होने लग जाती है। यू कैन सी क्लियरली हियर कि 6.6 के बाद ये बढ़ने लग गई। तो जो इसका रेट है बढ़ने का वो ज़्यादा है और इसका जो गिरने का रेट है वो कम है। तो जो आफ्टर ऑल रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, जो ज़्यादा रेट से हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो इसीलिए एवरेज कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लास्ट में बढ़ रही थी ज़्यादा रेट से एज कंपेयर टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के गिरने के रेट से। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। दूसरी एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो दूसरा रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. सेकेंड रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. तो दूसरी एक्सप्लेनेशन है पायर वेरिएबल प्रोपोर्शन। कैसे देखते हैं, तो एवरेज कॉस्ट सबसे पहले डिक्रीज कर रही है। ओके, क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम वेरिएबल और फिक्स्ड प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने लग जाता है तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, और उसी इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो जो कॉस्ट एवरेज कॉस्ट है वो कम होने लगती है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। दिस इज विद दिस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डी से आप समझ जाना, दिस इज डिक्रीजिंग। और फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट। और उसके बाद क्या होता है, हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स के बदले में हमें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट मिलेगी। एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करने लग जाती है, इसीलिए यहाँ पे ये इंक्रीज कर रही है, देखो लास्ट में। सो दिस इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस इज द रीजन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन। तो ये थे दो रीजंस जिसके कारण हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट का यू शेप्ड होना। तो इसका भी हमें नेचर समझ आ गया कि दिस इज अ यू शेप्ड कर्व। तो हमने कवर किया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप थी यू शेप्ड कर्व, और जो एवरेज कॉस्ट है लास्ट में दैट इज आल्सो यू शेप्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज कॉस्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की अगर डेफिनेशन की ओर ध्यान दें तो इट इज एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स अगर टोटल कॉस्ट में चेंज आए, क्यों? वन यूनिट ऑफ आउटपुट के इंक्रीज होने पर अगर आउटपुट एक नंबर से बढ़े तो जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप फॉर्मूले की ओर ध्यान दें तो दिस इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है अगर उसको डिवाइड कर दें चेंज इन द टोटल आउटपुट तो हमें क्या मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा।
तो इस डेफिनेशन को देखते हुए आपको एक चीज समझनी होगी कि देयर इज नथिंग लाइक मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट होता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इज कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें तो कोई चेंज आता नहीं, दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में आता है, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट में चेंज आता है। और मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल अबाउट चेंज इन द टोटल कॉस्ट। तो इसीलिए सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ही पढ़ा जाता है, दैट इज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट में आने वाला चेंज। अब अगर इस टेबल की ओर ध्यान दें, अगर इसके नेचर को समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आउटपुट जब इंक्रीज हो रही है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और टोटल कॉस्ट को हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर किया है। तो टोटल कॉस्ट के नेचर को आप जानते हैं कि ये पहले डिमिनिशिंग कॉस्ट से इंक्रीज करेगी टोटल कॉस्ट, और फिर कांस्टेंट रेट से, और फिर एट लास्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी टोटल कॉस्ट। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब हम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं जब हम फिक्स्ड में हमने देखा, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि हमने उसमें देखा था कि जब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट में चेंज जो दिखता है वो इंक्रीजिंग रेट से दिखता है। इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है, और फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। तो इसीलिए जो जो हमें पता है जो कॉस्ट है दैट इज अपोजिट ऑफ टोटल, अपोजिट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए जो चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा चेंज आ रहा है। सबसे पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट रेट से, फिर इंक्रीजिंग रेट से। सो दिस शुड बी क्लियर। अब मार्जिनल कॉस्ट को समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में सबसे पहले ये कम हो रही है, उसके बाद आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स कांस्टेंट, और उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो वी कैन क्लियरली से कि दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसका कारण क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इन सब के पीछे जो रीजन है दैट इज द बेस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसीलिए जब इसकी डायग्राम को देखें तो सबसे पहले कम हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रेट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ टोटल कॉस्ट। उसके बाद कांस्टेंट, और उसके बाद इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन टोटल कॉस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। और हमें यहाँ पता लगा कि जो शेप है मार्जिनल कॉस्ट की दैट इज ऑल्सो यू शेप्ड।